हेलो बेटे, आज हम बात करने जा रहे हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें शायद आपने पहले भी सुनी हो और इस चैप्टर में आज आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्टेड। देखिए, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्या कहता है। इस चैप्टर में जो इस चैप्टर का नाम है उसी के अंदर इसका राज छुपा हुआ है। ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स से रूबरू कराएगा। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री को कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कंसेप्ट आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री में हमेशा यूज होने वाले हैं। क्योंकि अब बार बार हर चैप्टर में आपको ये तो नहीं बताया जाएगा कि एटम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कुछ चीजें जो केमिस्ट्री में लाइक ABCD की तरह वर्क करती हैं, उन्हीं को हम इस चैप्टर के साथ डील करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में जब आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। तो अब साइंस क्या है? सबसे पहले देखिए, जो सराउंडिंग है आपका, कुछ जो लोग होते हैं काफी क्यूरियस होते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में जानने के लिए, उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जब क्यूरियस होते हैं किसी चीज को जानने के लिए तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उस पर खोज करते हैं और कुछ नया निकाल के लाते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट जो है, जो साइंटिस्ट है उनको साइंटिस्ट बोलते ही क्यों है? क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं किसी ना किसी चीज को जानने के लिए। वो अपने सराउंडिंग में हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब कुछ चीजें नई निकल के आती हैं तो वो आपके साथ उसको शेयर करते हैं। सो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस इज अ नॉलेज गेन थ्रू मैनकाइंड विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स। तो जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिला जुला के मिली हुई नॉलेज है वही आपकी साइंस है। उसी साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है बेटा साइंस की जो कि डील करती है किसके साथ? मैटर के साथ। मैटर में होने वाले चेंजेस, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ओवरऑल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू मैटर। आई थिंक अब आपको केमिस्ट्री समझ आया होगा, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू आर अ साइंस स्टूडेंट और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि बेटा केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज अ नॉलेज इन विच वी आर स्टडिंग मैटर। तो अब देखिए, केमिस्ट्री जो है उसको आप आगे और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री को अगर मैं और क्लासिफाई करूं तो वी आर हैविंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इस तरह से केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांचेस हैं। लेकिन जो ब्रांच आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली तीन ही है। एक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, एक है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तीन चीजें केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर, ये तीन ब्रांच जो केमिस्ट्री के हैं वो हम बेसिकली 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है? कौन सी चीजें आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में वी आर डीलिंग विद लॉज। वो लॉज जो केमिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने में आपकी मदद करते हैं। तो जब भी लॉज से रिलेटेड आप केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, इट अंडरगोज इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। वहीं पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो चीजें पढ़ते हैं जो कि कहां से, जो आपकी नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करी जाती है। ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। देखिए, जैसे कि सॉल्ट्स होते हैं, आपके सॉल्ट्स होते हैं, उन सॉल्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो आपको नॉन लिविंग सिस्टम्स से मिलते हैं। एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, वो सारा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डील करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद आपका क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं वो चीजें जो लिविंग सोर्सेज से आपको मिलती है, लाइक यूरिया हो गया आपका,
आपका मिल्क हो गया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारी वो चीजें हैं जो या तो आपको एनिमल्स से मिलती हैं, प्लांट्स से मिलती हैं, तो ये सारे लिविंग सोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप चीजें लिविंग सोर्सेज से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब आपको चीजें मिले किससे, लिविंग सिस्टम से, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम, तो ये चला जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे जैसे आप 11th क्लास में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, आप ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे और आप फिजिकल के साथ भी डील करेंगे। तो आई थिंक मैंने आपको ये बताना इसलिए जरूरी समझा ताकि आपको पता होना चाहिए जब आप फिजिकल के साथ डील करें, ऑर्गेनिक के साथ डील करें, कि बेसिकली आप किन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो केमिस्ट्री में और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बायोकेमिस्ट्री जो कि बायोलॉजिकल जो फिनोमिनाज बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग सिस्टम में होते हैं, उनके साथ डील करता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें बेसिकली आप एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपको जो सॉल्ट मिला वो हमने कहाँ से ऑब्टेन किया, कैसे ऑब्टेन किया, कितने % में ऑब्टेन किया, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसको ऑब्टेन करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा भी या नहीं रहेगा, दैट इज व्हाट एनालिसिस। इसको आप 11th क्लास में आगे जाके पढ़ोगे। एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर है आपका, उसमें एक टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें आप एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करोगे। तो बेसिकली दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, वाई वी नीड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जरूरत क्या है। केमिस्ट्री की देखिए एवरीडे लाइफ में बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे पास केमिस्ट्री नहीं होती तो शायद हम इतने कंफर्ट में ना रह रहे होते। देखिए कंफर्ट का मतलब है कि आज आप एसी में रहते हैं, तो अगर हमें केमिस्ट्री के बारे में ना पता होता, वी डोंट नो प्लास्टिक, फाइबर्स, पैन, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो आपके पॉलीमर्स हैं, अगर आपको इनकी नॉलेज ना होती तो शायद आज आपके पास प्लास्टिक्स की कोई भी जो सब्सटेंसेस हैं वो अवेलेबल ना होते। स्विचेस, आपके जो प्लास्टिक के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सारे आपको कहाँ से मिले, दे ऑल आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। आप देखिए जो जितने भी ड्रग्स आज आप यूज कर रहे हैं, अगर दवाइयां ना होती तो सोचिए आजकल की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो जितनी भी दवाइयां हैं दे ऑल आर ड्रग्स। अगर आपको केमिकल्स की नॉलेज ही ना होती तो शायद आज जीना बहुत मुश्किल हो गया होता। तो इसीलिए केमिस्ट्री जो है बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चरल फील्ड में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब बहुत जरूरी है बेटा। इसी तरह से ड्रग्स, मेडिसिन जो है वो आजकल बोलते हैं कि लाइफ में खाने की तरह इंपॉर्टेंट दवाइयां हो गई हैं। तो दवाइयां ना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। तो इसीलिए भी केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। देखिए वुड हो गया, क्लोथ्स हो गए, इवन आप अपनी बॉडी को देखिए, आपको इसमें 1000 चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएंगी। आपके क्लोथ्स, आप देखिए गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो भी यूज करते हैं वो सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप अगर वॉच यूज करते हैं वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप ग्लास यूज करते हैं वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप हेयर बैंड यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज करें, आप अपने घर के हर एक कोने में देख सकते हैं केमिस्ट्री को। आप अपनी बॉडी की आप इर्द गिर्द हर जगह आप केमिस्ट्री को महसूस कर सकते हैं। तो जब आप इन चीजों को महसूस करेंगे कि आप ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज कर रहे हो, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी उसको पढ़ने में, एक अलग ही मजा आएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के मेन मुद्दे पे आते हैं। ये तो थी केमिस्ट्री की बात, ये थी आपका एक जनरल बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे बेटा मैटर की, बिकॉज मैंने जैसा कि आपको बताया केमिस्ट्री इज बेसिकली डीलिंग विद मैटर, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर में चेंजेस जो होते हैं वो उसके साथ डील करता है। तो सबसे पहले अगर ये मैटर के साथ डील करता है तो बात करते हैं कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो देखिए मैटर क्या होता है आपका, मैटर को हम बोल सकते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम मास, it offers some resistance, that is called matter। देखिए ये मार्कर है, this marker is also a matter।
इसमें अगर मुझे इस मार्कर को यहां से यहां लेके जाना है या यहां से यहां लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक फोर्स लगानी पड़ रही है ना। क्या बिना फोर्स के ये बॉडी यहां से यहां मूव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब ये क्या कर रही है, इट ऑफर सम रेजिस्टेंस, ये रोक रहा है ना आपको। आप फोर्स लगा रहे हो तभी तो ये काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा के काम करवानी पड़ रही है, इसका मतलब वो खुद काम नहीं करना चाहता। अदरवाइज अगर वो खुद काम करता तो आपको फोर्स ही नहीं लगानी पड़ती। इज दैट क्लियर? तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग विच कैन बी फेल्ड बाय योर 5 सेंसेस, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप सूंघ सकते हो, जिसको आप सुन सकते हो। ऐसी कोई भी चीज क्या होती है? मैटर होती है। लाइक एयर इज ऑल्सो अ मैटर। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो सब मैटर है। ये डस्टर मैटर है। इवन यू आर ऑल्सो अ मैटर। यू हैव सम मास, आपके पास मास भी है, वेट है ना आपका। आप जहां भी खड़े होते हो आप कोई ना कोई जगह कुछ ना कुछ स्पेस जरूर ऑक्यूपाई करते हो। आपको टच भी किया जा सकता है, तो आप क्या हो? यू आर ऑल्सो अ मैटर। तो मैटर इज सिंपल, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट occupies space, have some mass and can be felt by 5 senses. So that is matter. और मैटर की एक और खासियत है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। तो ये तो थी बात मैटर की। अब मैटर को आगे क्लासिफाई करने की बात आती है। मैटर को ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसको आप फील कर पाओ, जिसको टच कर पाओ, जिसको सुन पाओ, जिसको सूंघ पाओ या जिसको देख पाओ, वो सब मैटर है। लेकिन इसी मैटर को हम कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें जनरली जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया जाता है यहाँ पे 2 टाइप के सब्सटेंसेस में। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इट इनटू 2। एक होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं आपके मिक्सचर्स। तो मैटर को आगे जाके 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक बोला गया कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एक बोला गया कि मिक्सचर्स होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स में बेसिकली जो है वो आपके आएंगे, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इसको भी आगे जाके हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके एलिमेंट्स और एक होते हैं आपके बेटा कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमने 2 देखे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर्स को हम आगे जाके 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। व्हाट इज एलिमेंट? देखिए एलिमेंट क्या होता है आपका। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट को सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट था। उसने किया क्या? मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया और इसको हीट किया। ही विल गेट Hg प्लस हाफ O2। तो यहां पे Hg होगी जब डिकम्पोजिशन करवाई गई, ही विल गेट मर्करी एंड हाफ मोल ऑफ O2। तो यहां 2 चीजें ऑब्जर्व करी गई कि एक तो मर्करी मिल रहा है और एक ऑक्सीजन मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उसने जब डिकम्पोज किया और उसने देखा कि कुछ चीजें मिल रही हैं,
लेकिन वो चीजें जो भी मिल रही हैं वो फर्दर डिकम्पोज बेटा नहीं हो सकती। जैसे कि मरकरी को अगर डिकम्पोज किया जाए तो मरकरी डिकम्पोज नहीं हो सकता, ऑक्सीजन डिकम्पोज नहीं हो सकता। मतलब ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ना तो आप किसी और एटम से जोड़ के बना सकते हो और ना ही इनको तोड़ के इनसे कोई स्मॉलेस्ट यूनिट बनाई जा सकती है। जैसे कि देखिए मैंने बोला मरकरी, अगर मैं मरकरी का 1 मोल पार्टिकल मैं मरकरी ले रही हूं, आई एम टेकिंग 1 मोल मरकरी। अब मोल क्या होता है ये हम आगे मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। अब समझ लो मैंने एक पीस ले लिया मरकरी का। अब वो जो मरकरी है, मरकरी इज बेसिकली लिक्विड फॉर्म, आप मरकरी ले लो थोड़ा सा। अब वो मरकरी को अगर मैं डिकम्पोज करूं तो क्या मुझे उसमें से सोडियम मिल जाएगा? क्या मुझे उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ऐसा कंपोनेंट, एक कोई भी एलिमेंट, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ब्रेक कर दो तो ब्रेक करने के बाद आपको उसमें से कुछ भी नया नहीं मिलेगा। इवन आपको वही एलिमेंट मिलेगा जो आपने ब्रेक किया है। अगर मैं मरकरी को तोड़ दूं तो यहाँ पे मुझे मरकरी के ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज वेरी सिंपलर सब्सटेंस। क्या मुझे इसे तोड़ के कुछ मिला? वही तो मिला जो ये था। तो यानी ये खुद सबसे बेसिक यूनिट है, क्योंकि बेसिक यूनिट एक वो यूनिट होती है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते और ना ही उसको जोड़ के कुछ बना सकते हो। जैसे कि अगर मैंने मरकरी के पार्टिकल्स मिला दिए तो मुझे क्या मिलेगा? मरकरी तो मिलेगा, इसके अलावा थोड़ा ना कुछ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस। जब आप एक ही एलिमेंट के बहुत सारे पार्टिकल्स मिलाओगे तो आपको वही तो वही तो एलिमेंट मिलेगा। एक ही पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स आपने मिलाए तो आपको वही तो मिला, और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जैसे सोडियम, मैं आपको बोलूं कि सोडियम को 1000 टुकड़ों में काट दो, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लो और उसको 1000 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, आप देखना उसका सबसे छोटा पार्ट भी क्या होगा? सोडियम। और अगर मैं उन सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला दूं तो मिलने के बाद भी क्या मिलेगा? सोडियम। तो इट मींस क्या है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो एलिमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट एक वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही जिन्हें जोड़ के कुछ नया बनाया जा सकता है। केवल अब आप देखो, कंफ्यूज मत होना, जोड़ने का मतलब है मैंने सिर्फ एक ही पार्टिकल को जोड़ने की बात कही है यहाँ पे कि अगर मैं सोडियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ रही हूं तो बड़ा सा सोडियम ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि सोडियम के साथ मैंने ऑक्सीजन मिला दिया। हाँ, अगर मैं सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलाऊंगी तो पक्का मुझे सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज अनदर थिंग। वो नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एटम की। तो हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, एलिमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ एटम, एलिमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या है? आपके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक मिश्रण है जिसके अंदर आपको कोई दूसरा बंदा नहीं मिलेगा, सिर्फ वही सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो एलिमेंट्स क्या हो गए आपके? एलिमेंट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म of any substance. It is a purest form of any substance, और आप इसे क्या लिख सकते हो? Elements can neither build nor broken into simpler substances. ना तो आप एलिमेंट को किसी और सिंपलेस्ट सब्सटेंस से बना सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि सोडियम बनाना है तो सोडियम बनाने के लिए बेटा सोडियम के एटम्स ही तो लोगे, या मरकरी के एटम लेके सोडियम बना देंगे? तो जादूगर तो है नहीं, हम कोई वही लेना पड़ेगा जो हमें बनाना है। तो यानी कि इनको ना तो इनसे किसी सिंपलेस्ट सब्सटेंस से इनको बनाया जा सकता है और ना ही इनको
बिल्कुल किसी दूसरे सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके प्योरेस्ट सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब आप बोल सकते हो कि इस डेफिनेशन का एक फेलियर बोल सकते हैं, छोटा सा। क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने छोटा सा? क्योंकि ये फेलियर जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। एलिमेंट्स जहां तक डिफाइन करे गए हैं दे आर वेरी करेक्ट, मतलब कि ये पूरी तरह से जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है, लेकिन कहीं पे कभी कभी ऐसा होता है कि ये कहीं पे फेल भी हो जाती है कुछ कंसेप्ट्स में। तो वो जो दैट इज व्हाट लिमिटेशन है। अब मैं अगर लिमिटेशन आपको बताऊं तो एलिमेंट्स की लिमिटेशन में क्या है? लिमिटेशन इज ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन में हम करते क्या है, जब आप किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हो, दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। अब ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस में यहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई। नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई। अब हमने देखा कि ये आपका नाइट्रोजन है, 7 एटॉमिक नंबर एंड 14 मास नंबर। इस पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, तो आप हीलियम ले लो अल्फा की जगह, ले सकते हैं, सेम मास सेम चार्ज, तो 2:4 होता है। अब जैसे ही इस पे इसकी बम्बार्डमेंट करवाई गई तो फाइनली क्या देखा गया कि यहाँ पे फॉर्म होता है क्या आपका ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जितना मास आपने लिया था, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन का लॉ है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे जो आपने नाइट्रोजन का मास कितना था 14, हीलियम का कितना था 4, 14 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18। नंबर कितना है इसका 7, इसका 2, टोटल हो गया 9। तो जैसे ही हमने अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन पे बम्बार्डमेंट करवाई, फाइनली वी गेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। इसका एक आइसोटोप होता है जिसमें इसका एटॉमिक मास कितना होता है 17। दूसरा हाइड्रोजन, प्रोटियम वाली फॉर्म ले लो आप इसकी। हाइड्रोजन की बेटा 3 फॉर्म होती है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। 3 होती है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो उसमें से ये जो है ये आपका प्रोटियम, इसमें एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। अब आप देखो, आपने लिया नाइट्रोजन, अल्फा की बम्बार्डमेंट करवाई और मिला क्या? ऑक्सीजन। अब आपने अभी तो क्या बोला था, मतलब मैंने, तुमने नहीं, मैंने बोला था कि आपने जो भी एलिमेंट बनाना है उसको बनाने के लिए आपको उसी का सबसे छोटा एटम लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? भाई डेफिनेशन तो यही बोलती है। आफ्टर ऑल मैं तो साइंटिस्ट हूं नहीं ना, तो मैंने ये डेफिनेशन बनाई, तो आप मुझे तो ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने कुछ गलत बताया। तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशन बताई गई है ये आपकी जो है प्रूव्ड डेफिनेशन है। एलिमेंट्स तो यही होते हैं, लेकिन लिमिटेशन में ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं मात खा जाती है। अब इसमें बोला गया कि इसने इसमें बम्बार्डमेंट करवाई और आपको ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन बनाने के लिए बोला गया कि ऑक्सीजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब मिलाया जाएगा तब ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन यहां तो हमने नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बना लिया, नहीं बना लिया? तो अब आप बोलोगे डेफिनेशन गलत है या नहीं? भाई बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, क्योंकि हमें तो एक नई चीज पता चली जिसने इस डेफिनेशन को गलत प्रूव कर दिया। लेकिन अब भी ये डेफिनेशन करेक्ट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो 112 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट्स आप ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस से नहीं बना सकते। ये कुछ हद तक सक्सेसफुल है, मतलब कुछ एलिमेंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स ट्रांसम्यूटेशन से नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है वो आपकी अब भी बरकरार है, उसको अब भी करेक्ट ही माना जाएगा। ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस सिर्फ कुछ रिएक्शंस के लिए, कुछ एलिमेंट्स ही आप वहां फॉर्म कर सकते हो, सारे फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बात थी हमारी एलिमेंट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कंपाउंड्स की।
बात करते हैं कंपाउंड्स की। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड को भी हमने बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस में ही डाला हुआ है। अब कंपाउंड्स को बनाने के लिए, कंपाउंड्स आप बोल सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, इट इज नॉट अ मिक्सचर बट इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। एक मिक्सचर का एक प्रकार बोल सकते हैं हम इसको। अब कंपाउंड्स में करते क्या है, व्हेन मोर देन वन एलिमेंट गेट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास इट विल फॉर्म कंपाउंड। आपको कंपाउंड बनाने के लिए एक से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा और फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड। इतनी तो बात समझ में आती है कि हमने बोला व्हेन मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन in fixed ratio by mass it form compound। देखते रहिए, समझते रहिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। अब कंपाउंड में मैंने बोला एक से ज्यादा एलिमेंट को मिलाएंगे फिक्स रेशियो बाय मास में तो कंपाउंड बनेगा। देखिए जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है या नहीं? बिल्कुल है। ऑक्सीजन एलिमेंट है या नहीं? बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन कर दिया, तो क्या बन के आएगा हमारे पास? वाटर। H2O तो सुना ही होगा आपने, H2O पीते भी तो यहाँ पे H2O लेते हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, दोनों एलिमेंट्स थे, मैंने दोनों को 2:1 के रेशो में कंबाइन किया, तो मेरे पास क्या बन के आया? एक कंपाउंड। इट इज ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म। क्यों? अब मैंने इसको प्योरेस्ट फॉर्म क्यों बोला? जबकि मैंने इसमें दो एलिमेंट्स को मिक्स किया है, फिर भी मैं इसको बोलती हूं कि ये प्योर है। क्यों है प्योर? क्योंकि अगर आप देखिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया। अब कंपाउंड की यही एक सबसे बड़ी खासियत है, क्या? कि मिलाते तो हम इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो बनने वाला फाइनल कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट्स को आपने कंबाइन किया है उन दोनों से ही अलग होंगी। मैंने क्या बोला कि जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट्स को आपने कंबाइन किया है उन दोनों से ही अलग होंगी। जैसे कि वाटर देख लो आप, अगर मैंने वाटर बनाया तो अब जब वाटर बन गया तो उसका बेसिक यूनिट, बेसिक मॉलिक्यूल, पानी की हर एक बूंद पानी तो होगी। ऐसा तो नहीं है एक बूंद ऑक्सीजन मिल रहा है, दूसरा बूंद हाइड्रोजन, कहीं पे तीसरा बूंद पानी, ऐसा तो नहीं है। हर बूंद में क्या है? पानी। तो द बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज वाटर। तो ये प्योरेस्ट ही तो है आपका बेटा कि वाटर जो बना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग थी, ऑक्सीजन की अलग थी, लेकिन जब आपने दोनों को मिलाया तो इसने वाटर बनाया। वाटर की प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से सिमिलर है ना ही ऑक्सीजन से, तो ये आपका क्या है? एक प्योरेस्ट सब्सटेंस। अब वाटर को जब आपने बनाया तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि जब भी आप वाटर की फॉर्मेशन करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 में ही होगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब ऐसा नहीं कि आप साइंटिस्ट बन के मान लो H3O4 लिखने लग जाओ, कुछ भी लिखने लग जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये जो साइंटिस्ट फॉर्मूले बनाते हैं वो काफी मेहनत करके बनाते हैं, तो उनकी मेहनत पे पानी नहीं फेरना। सारे फॉर्मूलेज जो है वो बेटा फिक्स होते हैं, वो जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। तो इसीलिए जैसे CH4 मीथेन आपको बोला जाए तो मीथेन में कार्बन क्या होता है? 1 रेशो, हाइड्रोजन का होता है 4 रेशो, तो ये आ जाएगा आपका CH4। दिस इज मीथेन। अब आपको बोला जाए कि मीथेन बताओ, तो अब कोई आके बोलने लगा कि ये हो गया C2H5, तो थोड़ा ना वो जो है आपका मीथेन हो जाएगा।
मीथेन बनाने के लिए कार्बन हाइड्रोजन तो मिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी रेशो में मिला दिया, आपने बोला 2:5 में मिला दे, 3:6 में मिला दे, किसी में नहीं मिलाते। तो फॉर्मूला बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स हमेशा फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर आप कहीं से भी ले लो, कैसा भी ले लो, नल का पानी ले लो, फिल्टर वाला पानी ले लो, तालाब का पानी ले लो, कुएं का पानी ले लो, कहीं से भी कैसा भी पानी ले लो, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी वो वाटर ही होगी, और उस वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, जिसके अंदर जो रेशो हम देखेंगे वो 2:1 का ही आएगा। और मास आप देख लो, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 2:16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 2 × 1 2, और ऑक्सीजन का 16। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो 1:8। तो फिक्स रेशो बाय मास मतलब H2O का जो मास है वो 2:16 के रेशो में ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज व्हाट कंपाउंड इज। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि कंपाउंड और एलिमेंट्स को हमने प्योर क्यों बोला। एलिमेंट तो प्योर ही होते हैं क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट है, लेकिन जो कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होने के बावजूद भी उसको प्योर बोला जा रहा है, क्योंकि जब वो बनता है तो वो खुद की नई प्रॉपर्टी जनरेट करता है, उसकी प्रॉपर्टी अपने पहले मिलने वाले एलिमेंट्स से किसी से भी मैच नहीं करती। तो अब जब वाटर बना, मीथेन बना, ग्लूकोज बना, कुछ भी बना, हर एक कंपाउंड अपनी एक नई प्रॉपर्टी लेके आता है। हर एक कंपाउंड का जो बेस होता है दैट इज सेम मॉलिक्यूल जो कि वो बना है। वाटर है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वाटर ही है, मीथेन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होना, दुनिया में हर चीज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही होती है, लेकिन चीजों को डिस्क्राइब करने का अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक अलग पैटर्न होता है। इसीलिए जब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं तो उनका बेस बेटा मॉलिक्यूल माना जाता है, आयनिक सॉलिड होते हैं तो उनका बेस आयन माना जाता है, एटॉमिक सॉलिड होते हैं तो उनका बेस एटम माना जाता है। तो वैसे तो अगर बोला जाए क्लासिफिकेशन, तो फिर तो हम चीजों को ढंग से किसी और तरीके से कभी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया में हर चीज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही होगी। तो चीजों को अलग करने के लिए, चीजों को अलग तरीके से समझने के लिए हमने उनके बेस को चेंज किया, बिकॉज इट इज अ कंपाउंड। तो इसका बेसिक मॉलिक्यूल माना जाएगा। एटम भी मान सकते हो, बट मॉलिक्यूल मान के हम चीजों को ज्यादा क्लियरली जो है व्यू कर पाते हैं। सो बेटा ये बात हुई आपकी कंपाउंड की। अब कंपाउंड में हम एक चीज और बोल सकते हैं कि जो है आप कंपाउंड को बनाने के लिए 2 एटम यूज कर सकते हो, 3 एटम यूज कर सकते हो, और कितने भी एटम यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने 2 एलिमेंट को मिलाया है तो ही कंपाउंड बनेगा, 3 एलिमेंट्स को मिला के भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि आप ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स लिए मैंने। 3 में रेशो क्या है आपका, कार्बन 6 फॉर्म में, मतलब अगर आप एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लेंगे तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 होगा उसमें, और ऑक्सीजन इज ऑल्सो सेम एज 6। तो ये बात हुई आपकी कंपाउंड की। इसी कंपाउंड में हम आगे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। तो अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स पे। तो बेटे अब देखते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं आपके, व्हेन मोर देन वन सब्सटेंस कंबाइन इट विल फॉर्म अ मिक्सचर। अब आप बोलेंगे कि कंपाउंड में और फिर मिक्सचर में फर्क ही क्या है, वहां भी मिलाया यहां भी मिला ही रहे हैं। बोलना तो आपको बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। देखिए मिक्सचर्स क्या होते हैं, मैंने बोला व्हेन मोर देन वन सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म मिक्सचर। तो जब आप एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला रहे हैं तो आप पाएंगे कि मिक्सचर बन गया है। अब देखिए कंपाउंड में मैंने बोला था कि आपने एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाना है इन फिक्स रेशियो बाय मास, तो आपका कंपाउंड बनेगा। और यहां मैंने बोला है कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाना है
तो आपका मिक्सचर बनेगा। एलिमेंट्स और सब्सटेंस में फर्क समझ में आता है? एलिमेंट होती है बेटा एक यूनिट और सब्सटेंस बनता है यूनिट्स को कंबाइन करके। जैसे कि मिक्सचर का एक बहुत सिंपल सादा सा एग्जांपल है, आजकल गर्मियां वैसे ही हो रही है, शरबत तो पीते हैं सब, तो पानी लेते हैं उसमें चीनी मिलाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने बेसिकली दो चीजों को ऐड करना है। मैंने लिया शुगर और उसमें ऐड किया वाटर। अब आप देखिए शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, दिस इज शुगर। और वाटर क्या होता है आपका, H2O। अब आप देखो जरा, मैंने इन दोनों को मिलाया, क्या ये दोनों एलिमेंट है? ये तो खुद एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि जब आप एक से ज्यादा कंपाउंड्स को मिलाओगे तो मिक्सचर बनेगा। ये नहीं कि मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया और मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर बनाने के लिए आपको एक से ज्यादा सब्सटेंस लेने पड़ते हैं, और सब्सटेंसेस ऑलरेडी क्या होते हैं, आपके कंपाउंड्स होते हैं, जो कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके फिक्स रेशो में बनाए जाते हैं। तो पहले मैंने वाटर बनाया, मतलब एक कंपाउंड बनाया, मैंने शुगर भी बनाया, फिर मैंने इनको जब ऐड किया, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एक शुगर सॉल्यूशन, जिसको आप क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और इसकी एक खास बात, कंपाउंड्स में जब भी आप एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो हमेशा फिक्स रेशो बाय मास में मिलाते हैं, लेकिन मिक्सचर में वही चीज जो है बिल्कुल अपोजिट। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि एक गिलास पानी है तो भैया एक ही चम्मच चीनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिला सकते या उससे कम नहीं मिला सकते, मेरी मर्जी, मुझे पीना है, मैं कितना भी मिलाऊं? किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मेरा पानी, मेरी चीनी, सब कुछ मेरा, मुझे ही पीना है, तो फिर मैं कितना भी पी सकती हूँ ना। तो मिक्सचर बनाने के लिए आप कितना भी वाटर ले लो, उसमें आपकी जितनी मर्जी है उतनी चीनी डाल लो, पूरा डब्बा डाल लो चीनी का, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स रेशो बाय मास वाला फंडा नहीं है, आप कितना भी लो, कितना भी मिलाओ, इसका कोई एक प्रॉपर कंपोजिशन नहीं होता है। सो दैट इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट्स से, वो बनते हैं फिक्स रेशो बाय मास में, लेकिन मिक्सचर जो बनते हैं वो कंपाउंड्स को मिक्स करके बनते हैं और किसी भी रेशो में आप उसको मिला सकते हो। आई बात समझ में? तो ये तो थे आपके मिक्सचर। अब इन्हीं मिक्सचर्स को आगे क्लासिफाई करें तो मिक्सचर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस मिक्सचर, अच्छा इसको ले लेते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं, खिचड़ पिचड़ में आपको समझ नहीं आएगा। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हो गए आपके होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? अब मिक्सचर तो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर तो मिक्सचर है, लेकिन होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो इज सेम। तो होमोजीनियस मिक्सचर में अगर आपकी जो कंपोजिशन है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज व्हाट कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मान लो दो बच्चे हैं, एक का नाम है टिंकू, एक का नाम है मिंकू, ठीक है। इन दोनों की मम्मी का बर्थडे है। अब दोनों की मम्मी एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक मम्मी के दो बेटे, एक का नाम टिंकू, एक का नाम मिंकू। मम्मी का बर्थडे है, बेचारा कुछ बनाना तो आता नहीं है, इन्होंने सोचा शरबत पिला देते हैं मम्मी को, वो भी बिना नींबू का, सिर्फ पानी और चीनी वाला। सोचो कितना बुरा होगा। तो यहाँ पे टिंकू और मिंकू ने क्या किया, बनाया शरबत,
भाई दोनों ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन टिंकू का जो शरबत था वो थोड़ा अच्छा था, मतलब उसमें वो टेस्ट जो है वो अच्छा आ रहा था, लेकिन जो मिंकू का था उसका बहुत ही ज्यादा वाहियात शरबत बना एकदम। क्यों? अब आप सोचो, ज्यादा तो दोनों ने कुछ मिलाया नहीं है। क्या मिलाया? पानी और चीनी मिलाई है बस उसमें। अब एक का सही है, दूसरे का सही नहीं है, तो जिसका सही है उसका मतलब क्या है कि उसमें जो पानी के अंदर चीनी का जो रेशो है वो प्रॉपर होगा, और यहाँ पे रेशो या तो चीनी बहुत ज्यादा हो गई होगी या फिर बहुत ही कम हो गई होगी, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है आपका कि दोनों का जो शरबत है जब मम्मी ने पिया तो पीने के बाद उनको पता चला होगा कि पानी में क्या मिला था, चीनी। क्या बिना आप देखे, जैसे मैं पानी में चीनी मिला दूं और बिना देखे आप बता दोगे कि ये चीनी इसमें मिली हुई है, नमक मिला हुआ है? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। हाँ, आपकी आंखों में टेलीस्कोप फिट हो तो भले बता दो। तो अभी क्या है कि जो पानी में चीनी मिली हो या शुगर मिला हो या सॉल्ट मिला हो, तो आप ये डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे नेक्ड आई से कि इसमें हमने एक्चुअली मिलाया क्या है। क्यों नहीं डिसाइड कर पाते? क्योंकि ऐसे मिक्सचर यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, मतलब उसमें एक ही फेस दिखाई देता है। पानी और चीनी में से सिर्फ पानी दिखाई देगा, अगर आप चीनी मिलाओ वो भी नहीं दिखाई देगी, आप सॉल्ट मिलाओगे वो भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे मिक्सचर जो कि थ्रू आउट दी मिक्सचर जो है उनका फेस, एक ही फेस यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब उसमें एक ही चीज दिखाई दे रही है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पे अगर मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें हमने पानी में रेत मिला दिया, सपोज सैंड मिला दिया, तो अब आप देखोगे पानी में जब आप सैंड मिलाते हो तो उसको थोड़ी देर स्टे करने के लिए रख दो, तो आप देखोगे सैंड जो है वो सेपरेट हो गया, पानी जो है वो भी सेपरेट हो गया, इसमें दो फेस बन गए। ग्लास के अंदर मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उसमें इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो कि सैंड कहाँ है और वाटर कहाँ है। तो दोनों चीजें, क्योंकि वहां पे एक ही फेस थ्रू आउट द मिक्सचर नहीं है, व्हेन वी गेट मोर देन वन फेसेस, ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर आपको थ्रू आउट द मिक्सचर एक ही फेस दिखाई दे रहा है तो ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाएगा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स तो दोनों ही हैं, लेकिन एक में सेपरेशन दिखाई दे रहा है, एक में सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिसमें कुछ भी ना दिखे, यूनिफॉर्म मिक्सचर दिखे तो होमोजीनियस, और नॉन यूनिफॉर्म दिखे तो फिर वो हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस लिख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या थे? इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इट शोज ओनली वन फेस। फेस का मतलब एक ही चीज दिखे, जैसे सॉलिड ही दिख रहा है या लिक्विड ही दिख रहा है, या गैस तो दिखती नहीं है। खैर, तो सॉलिड और लिक्विड आप ले सकते हो कि जो भी आप मिक्सचर बनाओ उसमें एक ही चीज ऑब्जर्व कर पाए, दूसरी चीज को ऑब्जर्व ना कर पाए, तो दैट इज होमोजीनियस। और इसी में हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस क्या होते हैं आपके? व्हेन मोर देन one faces shown in the mixture, तो उसको बोला जाएगा बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप सैंड का सॉल्यूशन बना सकते हो, और यहाँ पे आप ले सकते हो शुगर सॉल्यूशन। तो ये बात हुई आपकी मिक्सचर्स की। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मैटर क्या होते हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर की क्लासिफिकेशन में हमने दो चीजें डिस्क्राइब करी, एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, एक होते हैं मिक्सचर। प्योर में दो आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स को भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस।